कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 5वां भाग शुरू करते हैं। बेला ने कहा कि अरे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम खुल करके अपनी बात कहो, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, तुम्हारी शादी करवा करके। ये सुनते ही बिजली ने कहा कि शादी, वो भी मेरी, और आप करवाएंगे? क्यों भला दीदी इतना बड़ा मजाक कर रही हैं मेरे साथ? वैसे भी आपने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बहुत किया है, अब शादी की जिम्मेदारी नहीं। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको इतना परेशान नहीं कर सकती हूँ। अरे, आपका भी तो घर है, पति हैं, और उन सब की जिम्मेदारी है। आपके लिए एक औरत होने के नाते ये सब जरूरी है। बेला ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो बिजली, बस मैं जो तुमसे पूछती हूँ तुम उसका जवाब दो। देखो बिजली, अब तुम ये बात जानती हो कि तुम्हारे साथ दिक्कतें कम नहीं हैं, और फिर उसमें भी सब मन का मिल जाए ऐसा तो कहीं होता नहीं है। इसलिए थोड़ा तुम्हें एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सामने वाले को, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। बिजली ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं दीदी, कि थोड़ा मुझे एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सामने वाले को। आखिर ये सामने वाला है कौन, और वो क्यों मेरे लिए इतना एडजस्ट करेगा, या फिर मुझे किस बात के लिए एडजस्ट करना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं दीदी कि आपने मेरे लिए कोई लड़का देख रखा है? बेला ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। ये देख करके बिजली समझ गई कि उसका शक सही है। वो भाग करके बेला के पास गई और उसके हाथ पकड़ते हुए बोली कि सच बताओ दीदी, क्या बात है? आखिर आप किससे मेरी शादी करवाना चाहती हैं? तब बेला ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो क्या तुम मेरी मर्जी से शादी करोगी? बिजली ने बोला कि दीदी, आपके इतने एहसान हैं मुझ पर कि आप जिससे भी कहोगी मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगी। बेला ने कहा कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद ना आया तो? तब बिजली ने कहा कि दीदी, अगर आप एक अंधे से भी मुझे शादी करने के लिए बोलोगी तो भी मैं कर लूंगी, पर दीदी मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि वो इंसान मेरे भाई को भी मेरे साथ अपना ले। तब बेला ने कहा कि बिल्लू की चिंता तुम मत करो, तुमने अगर इस शादी के लिए हाँ कर दिया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे बिल्लू के नकली पैर मैं लगवाऊंगी, और उसके आगे की शिक्षा का खर्चा भी मैं उठाऊंगी। ये सुन करके बिजली बहुत हैरान हो गई, और उसने बेला से कहा कि आखिर ऐसा कौन है दीदी, जिसके लिए आप इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? तब बेला ने कहा कि तुम उसे जानती हो, तुमने उसे देखा भी है। ये सुन करके बिजली एकदम से चौंक गई, और उसने कहा कि मैं उसे जानती हूँ और मैंने उसे देखा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? मैं तो आपके घर में आपके सिवा और किसी को भी नहीं मिली हूँ, और आज बस मैंने आपके हस्बैंड की फोटो देखी है। और तभी बिजली का दिमाग में शक हुआ कि कहीं बेला अपने पति बादल की तो बात नहीं कर रही हैं। इसलिए वो इतना कह करके रुक गई और बेला की तरफ देखने लगी। बिजली की वो हैरान भरी नज़र देख करके बेला को भी पसीना आ गया, और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका करके हाँ में सिर हिलाया। अपने शक को यकीन में बदलते हुए देख करके बिजली के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो कुछ देर तक वो वहीं पर खड़ी रही। अचानक ही उसने अपना बैग उठाया और वो बेला के घर से जाने लगी। तभी बेला उसे रोकने की कोशिश करने लगी, और वो बार बार बिजली से कहने लगी कि बिजली, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पर बिजली बेला की बात सुन करके इतने गुस्से में थी कि उसने बेला की कोई बात नहीं सुनी। बेला भी बिजली को ऐसे अपनी बात सुने बिना जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए बेला ने बिजली को अपनी पूरी ताकत लगा करके रोकने लगी। जब इस ताकत का अनुभव बिजली को हुआ तो उसने बेला को जोर का धक्का दे दिया, जिससे बेला गिर गई और उसके माथे पर टेबल लग गई और उसके माथे से खून आने लगा। ये देख करके बिजली के धक्के की वजह से बेला घायल हो गई। बिजली ने तुरंत अपना बैग साइड में रखा और बेला को उठा करके बिस्तर पर लेटाया, और जल्दी ही बेला से पूछ करके दवाई का बॉक्स ले करके आई और बेला को दवाई पट्टी करने लगी। बिजली बेला की दवाई पट्टी कर ही रही थी, और बेला बार बार बिजली से कह रही थी कि एक बार बिजली मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी होगी, तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा।
पर एक बार तुम मेरी बात तो सुन लो बिजली। पर बिजली थी ना कि वो बेला के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और ना ही वो उससे बात करने के मूड में ही थी। दवाई पट्टी होते ही बिजली वहां से जाने लगी। तभी बेला बिजली के पैरों पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी कि बिजली प्लीज मेरी बात सुन लो। बेला को ऐसी हालत में देख करके बिजली को भी अब बहुत बुरा लगने लगा कि जिस इंसान ने उसके और उसके भाई के लिए इतना सब कुछ किया है, आज उसी इंसान की बिजली बात तक नहीं सुन रही है। अब बिजली का गुस्सा बेला की इस हरकत के बाद थोड़ा कम हो गया और बिजली ने बेला से कहा कि ठीक है दीदी, मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगी, पर आप मुझसे किसी जवाब की उम्मीद मत करिएगा। बेला ये सुन करके कि बिजली उसकी बात सुनने को तैयार हो गई है, वो खुशी से खड़ी हो गई और उसने बिजली से कहा कि ठीक है, तुम बस मेरी बात सुन लो बस। बेला ने कहा कि बिजली, मैं जानती हूँ कि जो बात मैंने तुमसे कही है वो बहुत ही अजीब है और किसी भी लड़के के लिए ये बात सुनना आसान नहीं है, पर बिजली एक बार तुम मेरे बारे में तो सोचो कि मेरे लिए भी ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ और मैं सच कह रही हूँ कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और ये सब भी मैं बस अपने पति के लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है बिजली की मेरी और बादल की शादी को बहुत वक्त बीत गया, पर मुझे अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। शुरू शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी के 6 महीने बाद ही बादल ने मुझसे बच्चा पैदा करने की बातें शुरू कर दी थी और माँ बनना तो हर औरत का सौभाग्य होता है। मैं भी अपने पति की बात से सहमत थी, इसलिए हमने शादी के 6 महीने बाद ही बच्चे की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। पर जब हमारी ये कोशिश 2 साल तक सिर्फ एक कोशिश बन करके रही, तब हम दोनों को थोड़ा एक दूसरे को लेकर के शक हुआ कि शायद हम दोनों में से किसी में कमी है, जिसकी वजह से हम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने ये बात अपनी सास से बताई तो उन्होंने मेरी मदद करने की जगह पर मुझे बांझ बहू का नाम दे दिया और बिना किसी चेकअप के मुझे ही बच्चा पैदा ना होने का इल्जाम लगा दिया और चीख चीख करके ना सिर्फ पूरे घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में आग की तरह ये बात फैला दी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी सास को बताने का ये परिणाम हुआ कि उन्होंने घर पर अपने बेटे की दूसरी शादी की बात करना शुरू कर दी। ये बात सुन करके मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरी और बादल की लव मैरिज नहीं थी, पर हम दोनों में प्यार की कोई कमी नहीं है और उससे भी ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुन करके मुझे एक पल को लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई और मैंने जा करके बादल से यह बात बताई। मेरे चेहरे पर अपनी दूसरी शादी का डर वो साफ साफ देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ बिना औलाद के 7 जन्म तक रह सकते हैं। अपने पति की बात सुन करके मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, पर दूसरी शादी का डर अब भी मेरे दिमाग में था। धीरे धीरे अब मुझे मेरी सास ने दिन रात ताने मारने शुरू कर दिए और हर वक्त बस बादल की दूसरी शादी की बात ही करती रहती। मैं चुपचाप सहती रही, क्योंकि कमी चाहे जिसमें रही हो, पर मैं उस घर का चिराग तो नहीं दे पा रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी और ज्योति मेरी देवरानी बन करके मेरी जिंदगी में आ गई। मेरी सास को मेरे साथ करते बर्ताव को देख करके उसने भी इस बात का फायदा उठाया और शादी के तुरंत बाद ही वो कुछ महीनों में ही प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। एक तो मेरे घर में मुझे कोई औलाद नहीं थी, ऊपर से ज्योति के आते ही घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देने लगी। इसके बाद ही ज्योति को पहली औलाद बेटा हुआ, जिसके बाद तो मेरी सास की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर कुछ सालों में ज्योति की दूसरी औलाद भी हो गई और मैं अभी भी सिर्फ एक बांझ बहू थी। धीरे धीरे मेरी सास के ताने मेरे लिए बढ़ते चले गए और अब मेरी देवरानी भी इसमें मुझे शामिल हो गई और वो भी मेरी सास के साथ मिल करके मुझे ताने देने लगी। मेरे मन में कई बार ये ख्याल आया कि मैं ज्योति से अपने लिए एक औलाद की बात करूं, पर ज्योति के बर्ताव को देख करके मुझसे उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ज्योति ने तो अपनी औलाद को भी मुझसे दूर रखा और उसने मुझसे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं उसके बच्चे से दूर रहूं। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने भी मुझे अपने घर आने
जाने से मना कर दिया। और जब भी कोई शुभ कार्यक्रम किसी के घर पर होता तो मुझे बाज बहू कर करके वहां से निकाल दिया जाता। ये सब देख करके मुझे बहुत दुख होता और अकेले में मैं बहुत रोती। कई बार मन करता कि बादल को जा करके सब कुछ बता दूं कि कैसे उनकी माँ मुझे हर किसी के सामने बांझ बहू कह करके ताना मारती हैं, कैसे उन्होंने मेरा जीना खाना हराम करके रखा है। पर बादल के प्रेम ने मुझे हर बार बादल को ये तकलीफ और चिंता देने से रोक लिया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके बादल से हम दोनों के मेडिकल चेकअप की बात की और बादल ने ये बात अपनी माँ से, बादल की माँ ने साफ इनकार कर दिया कि वो ये मेडिकल चेकअप कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि उनका फैसला बिना मेडिकल चेकअप के ही आ गया है कि कमी उनके बेटे में नहीं बल्कि मुझ में है। क्योंकि उनकी सोच के अनुसार एक बच्चे के पैदा होने और ना होने के लिए सिर्फ एक औरत ही जिम्मेदार होती है, एक मर्द नहीं। मर्द तो भगवान की पूर्ण संरचना है और एक औरत अपूर्ण। मेरी सास के इस ख्याल ने मुझे अंदर तक झकझोर करके रख दिया था और मैं पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी। मैंने कई बार इस बात को लेकर के अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि अगर मैंने मेडिकल चेकअप करवाया तो मैं डॉक्टर को पैसे दे करके अपनी और बादल की रिपोर्ट आपस में बदला दूंगी और फिर सारा इल्जाम उनके बेटे के ऊपर लगा दूं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आपका बेटा अब सिर्फ आपका बेटा नहीं, वो मेरा पति भी है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ही माँ बाप बनने का सुख भोगना चाहते हैं। बस इसलिए इसकी वजह जान करके इसका हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, तो इसका भी इलाज हो जाएगा और हम दोनों संतान का सुख पा सकेंगे। और तब मेरी सास ने कहा कि मान ले इस बीमारी का इलाज ना हुआ तो। ये सुन करके पहले मुझे बहुत दुख हुआ कि एक माँ हो करके मेरी सास एक दूसरी माँ के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। पर अगले ही पल मुझे ये याद भी आ गया कि वो मेरे जन्म देने वाली माँ नहीं, जो मेरे अच्छे या बुरे के बारे में सोचेंगी। वो तो मेरी सास हैं, जिन्हें मुझे सिर्फ दुख देने में ही सुकून मिलता है। इसलिए मैंने इस बात पर अपनी सास से बहस करने के बदले उन्हें उनकी बात का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैंने उन्हें समझाया कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर कोई पति पत्नी या माँ बाप नहीं बन सकते तो उन्हें दूसरे तरीके से माँ बाप बनाया जा सकता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी और भी ना जाने क्या क्या सुविधा है। अब आप बस मुझे और बादल को अपना अपना मेडिकल चेकअप करवाने दीजिए, जिससे हम अपनी समस्या का हल निकाल सकें। मेरे इतना कहते ही मेरी सास मुझ पर चिल्ला उठी और उसने कहा कि बस तेरी यही चाल तो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे मुझे पता है कि तू मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा करके किसी और का खून मेरे घर में ला करके पटक देगी और इसे इस घर का वारिस बना देगी, क्योंकि खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती, पर अपनी घटिया चाल से किसी का बच्चा ला करके उसे अपना बच्चा बना तो सकती है। एक बात कान खोल करके सुन ले तू, मेरे जीते जी तुम दोनों को कभी मेडिकल चेकअप नहीं होगा और ना ही किसी का भी गंदा खून मेरे घर का वारिस बनेगा। बच्चा पैदा होगा तो बादल से ही होगा और जैसे नेचुरल प्रोसेस होते हैं वैसा ही होगा, वरना नहीं होगा। और अगर मेरे मना करने के बाद भी तूने ऐसा कदम उठाया तो मैं अपनी जान ले लूं। अपनी सास की ये दकियानूसी बातें सुन करके तो मैं कुछ पल स्तब्ध रह गई कि क्या सच में आज की दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ऐसा सोचते हैं। अपना खून, गंदा खून, ये सब क्या है। तब मेरे ससुर ने मुझे समझाया कि ये सब ज्ञान ना होने का परिणाम है। जब लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो उतना ही सोच पाते हैं जितना उनको ज्ञान होता है, और फिर उनकी संकुचित सोच का परिणाम उससे जुड़े हर सदस्य को झेलना पड़ता है। इसलिए बेटा, हर इंसान को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि जानकार बनने के लिए, वरना वो ऐसी ही अपनी संकुचित सोच से खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी करेगा। अपने ससुर की बात सुन करके मुझे भी आज अपनी पढ़ाई का सही महत्व पता चला कि एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई करना कितना जरूरी है। और अच्छा ही हुआ जो मैंने आज के वक्त का ज्ञान प्राप्त किया, वरना मेरी सोच और मेरी हालत भी मेरी सास की तरह होती। दिन बीत गए और उन
बीते दिनों में मैं बस यही सोचती रही कि मैं अपनी सास को कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं अपने और बादल के मेडिकल चेकअप के लिए। तभी मेरी सास मेरे पास दौड़ते हुए आई और उसने कहा कि चल जल्दी तैयार हो जा और मेरे साथ चल। अपनी सास को खुद के लिए चिंतित देख करके मैं भी बहुत हैरान हो गई कि जो इंसान मुझे हर वक्त ताने मारता है वो आज मेरे लिए इतना परेशान क्यों है। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या बात है, वो ऐसे हाँफ क्यों रही हैं, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है। मेरी सास ने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो मुझे अपने साथ लेकर के चल दी। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मुझे एक जंगलों के बीच कुटिया दिखी। उस जंगल से दूर दूर तक जहाँ कोई इंसान कोई घर नहीं दिख रहा था वहां पर ऐसी कुटिया। मुझे ये देख करके बहुत अजीब लग रहा था और मैंने अपनी सास से कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी सास ने अभी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ मजबूती के साथ पकड़ करके मुझे उस कुटिया के अंदर ले गई। अपनी सास को अपने लिए बदला बर्ताव देख करके ऊपर से ऐसी जगह को देख करके मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे जिसे मैं किसी से भी कह नहीं सकती थी। हम जैसे ही कुटिया के अंदर गए तो एक ढोंगी बाबा अपनी माया से हमें छलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे देख करके अपनी सास से कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तब मेरी सास ने कहा कि इनसे मिल बेला और इनके पैर छू करके आशीर्वाद ले ले। मेरी सास के इतना कहने पर मैंने उन बाबा के पैर छुए तो उस बाबा ने बहुत ही अजीब ढंग से मुझे छुआ, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अब मेरी सास ने मुझे यहाँ लाया था इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी। उसके बाद मेरी सास ने कहा कि बेला अब तुझे संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा, अब तू भी माँ बन पाएगी और हमारे घर को चिराग दे पाएगी। अपनी सास की ये बात सुन करके मैं बहुत हैरान हो गई और मैंने अपनी सास की तरफ देख करके कहा कि आप ये सब क्यों बोल रही हैं, और सबसे बड़ी बात आप हमारे घर की बात एक बाहर वाले के सामने क्यों बोल रही हैं। मेरे माँ बनने से इनका क्या लेना देना है। मेरी सास ने कहा कि अरे यही तो तुझे संतान का सुख देंगे, इसलिए तो मैं इनके पास तुझे लेकर के आई हूँ। मुझे लगा कि शायद मेरी सास इन बाबा के हाथों मुझसे कोई पूजा या किसी व्रत करवाना चाहती हो संतान प्राप्ति की, इसलिए वो यहाँ लेकर के आई हैं। पर ना जाने क्यों उस बाबा की आंखों को देख करके मुझे उसकी नीयत पर शक हो रहा था। फिर मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे क्या करना होगा। तब मेरी सास ने कहा कि ये अब तुझे बाबा ही बताएंगे, और सुन बेला, बाबा जैसा जैसा कहते जाएं वैसा वैसा तू करती जाना। बाबा को क्रोधित मत करना, वरना आज बाबा ने तुझे श्राप दे दिया तो तू इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक बांझ बहू बन करके रहेगी। अपनी सास की ये बात सुन करके मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया, पर मैं किसी बाहर वाले के सामने अपने लोगों का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। तब उस बाबा ने मुझे अपने पास आ करके बैठने को कहा। मैं थोड़ा सा पास गई और वहीं पर बैठ गई। तब उसने कहा कि तुम मेरे एकदम करीब आ जाओ और बैठो। ये सुन करके मैंने अपनी सास की तरफ हैरानी से देखा तो मेरी सास ने मुझे उसकी बात मानने का इशारा किया। फिर मैंने फिर भी बर्दाश्त किया और उससे अलग पर उसके पास जा करके बैठ गई। उसने मेरी सास की तरफ देखा और कहा कि ये पूजा सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू के बीच में ही संपन्न हो सकती है, इसलिए आप इस कुटिया से बाहर चली जाइए। ये सुन करके मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और मैंने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, मुझे इस ढोंगी बाबा के ऊपर 1 रुपए का भी यकीन नहीं है। और फिर ऐसी कौन सी पूजा होती है जो ये बाबा अकेले में करवाना चाह रहे हैं। और बच्चा पैदा करने का अगर कोई व्रत है तो आप मुझे बताइए, मैं वो करने को तैयार हूँ, पर आपके साथ अकेले में सब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तब मेरी सास ने कहा कि बेला, तू पागल हो गई है क्या। अरे ये बाबा तुझे कोई व्रत या तपस्या करने के लिए नहीं बताने वाले थे। तब मैंने बड़ी हैरानी से अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर ये मुझे संतान का सुख कैसे देने वाले थे। तब मेरी सास ने कहा कि अरे बेला बहू, ये एक मंत्र बताते हैं अपनी पूजा से, उसके बाद औरत गर्भवती हो जाती है और फिर वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। मैं बड़ी हैरानी से अपनी सास की तरफ देखती रही, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरी सास जिस पूजा की बात कर रही थी ये वही पूजा होती है जिसमें ये ढोंगी पहले
सबके सामने पूजा करने का नाटक करते हैं, फिर पानी कोई नशीली चीज मिला करके औरत को पिला देते हैं और फिर अकेले में पूजा करने का बहाना करके उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं और फिर 9 महीने बाद उसी का परिणाम सबके सामने आ जाता है और लोग इसे ऐसे ढोंगी बाबा का चमत्कार मान करके इसको पूजते हैं। मैंने अपनी सास की एक बात नहीं सुनी और मैं वहां से बिना कुछ बोले ही अपने घर की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते मैं बस यही सोचती रही, मैंने अपनी सास को जिस हद तक अज्ञानी समझा था ये तो उससे भी 10 गुना ज्यादा निकली। ये आज की दुनिया में ही रह करके भी इन बातों और ऐसे ढोंगी बाबा पर यकीन करती हैं। इतना भी अंधविश्वास, वो भी भगवान पर ना हो करके एक इंसान पर। अरे इतना अंधविश्वास करना है तो उस भगवान पर करो जो हमें बनाते हैं, जो हमारे न सिर्फ जन्मदाता हैं बल्कि पालनहार भी हैं। असली चमत्कार तो वही करते हैं इस दुनिया में, और ये लोग सिर्फ पाप करते हैं, भगवान के नाम पर अधर्म करते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। मैं अब घर पहुंच गई थी और मेरे अपने आंसू पोंछ लिए थे। मैंने अपनी सास की इस हरकत के बारे में घर में किसी को कुछ भी ना बताने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये बात बादल को पता चली तो उनकी नजरें मेरे सामने शर्म से झुक जाएंगी कि उनकी माँ ने कितना ही घिनौना काम कर दिया उनकी पत्नी के साथ। और मैं एक संतान का कष्ट झेल ही रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से माँ बेटा के बीच दूरी या फिर झगड़ा हो। इसलिए मैंने चुप रहना उचित समझा और इस बात को एक बुरा सपना समझ करके भूलने की कोशिश करने लगी। पर मेरी सास पता नहीं किस मिट्टी की बनी, तो उन्हें जब भी मौका मिलता तो वो मुझे पंडित जी के पास ले जाने की जिद करती। पर मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक पिता की तरह मेरा साथ दिया और मेरे पीछे मेरी ढाल बन करके खड़े रहे। जब उन्हें पता चला कि मेरी सास मुझे पंडित जी के पास मंत्र से माँ बनवाना चाहती हैं, तो उन्होंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि बेला कहीं भी नहीं जाएगी। सिर्फ वही हुआ, मेरी सास मेरे मेडिकल चेकअप के लिए नहीं मानी और मैं उनके ढोंगी बाबा के पास जाने के लिए, और मेरी जिंदगी वहीं लटकती रह गई। मेरी जिंदगी तो जैसे थम सी गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिजली की मैं करूं भी तो क्या करूं। मुझे भी माँ बनना था, अपने बच्चे को गोद में ले करके जी भर के प्यार करना था, उसकी गलती पर उसे डांटना था, उसके जिद करने पर उसे समझाना था, उसे सही और गलत के बीच का फर्क बताना था, उसे अपनी जान से भी ज्यादा अपना प्यार देना था। पर ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था बिजली। मेरे दर्द की दवा बनने की जगह मेरे अपने और समाज मेरे जख्मों में नमक और मिर्च लगाने का काम कर रहा था और मैं बेबस हो करके बस सब कुछ देखती और सुनती रही। फिर एक दिन मेरे भी सहने की क्षमता खत्म हो गई और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, पर मैं यहाँ भी असफल हो गई। मेरी जान बच गई और मुझे फिर से सब कुछ वही सुनना पड़ा। मैं एक बांझ बहू हूँ। तुम्हें पता है बिजली, मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया था, क्योंकि इस नर्क में मुझे नहीं रहना था और मैंने अपने हाथ की नस काट ली और मेरा खून भी बहुत बह चुका था। पर फिर पता नहीं कहां से तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे अपना खून दिया और आज तुम्हारे और मेरी रंगों में एक ही खून बह रहा है। इसका मतलब तुम और मैं अलग नहीं बिजली, बल्कि तुम और मैं सच में सगी बहन हो गए हैं। सगा और पराये का भेद सिर्फ खून से ही किया जाता है। तो अब तुम और मैं एक ही हैं और मेरी सास भी अब इस बच्चे को अपना लेंगी, क्योंकि ये उनके घर का ही चिराग होगा, किसी और का नहीं। बस बिजली, तुम मेरी बात मान जाओ और मुझे इस बांझ बहू के नाम से आजाद कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे भाई का पूरा इलाज करवाऊंगी और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाऊंगी। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ, बस मुझे माँ बना दो बिजली। बिजली को बेला की कहानी सुन करके दुख तो बहुत हुआ और अब उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था, पर इसके बदले जो बेला चाहती थी वो भी बिजली के लिए आसान नहीं था। बिजली अभी भी बेला से बहुत दुखी थे और उसने बेला से कहा कि आपको माँ बनना है तो अपने पति को बोलिए, मुझे बोलने से क्या होगा।
बेला ने कहा कि सबसे बोल करके देख लिया बिजली, अब मुझे माँ सिर्फ तुम ही बना सकती हो, वो मेरे पति बादल से शादी करके। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ बिजली, मेरी आखिरी उम्मीद को मत तोड़ो। बिजली ने कहा कि अब तो मुझे आपको दीदी बोलने में भी शर्म आ रही है। अरे कोई औरत अपने पत्नी होने का सौदा कैसे कर सकती है? आप शायद भूल रही हैं, एक माँ से ज्यादा आपका पत्नी होना जरूरी है। अरे आपको भगवान ने अगर माँ बनने का सुख नहीं दिया है तो माँ होने का तो सुख दिया है। आप किसी भी अनाथ बच्चे को गोद ले सकती हैं, ऐसे आपकी जरूरत और उस बच्चे की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। और अगर आप बड़े लोग किसी अनाथ को गोद लेना नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर से मिलो, उनसे बात करिए, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगी। अरे माना कि मैं एक बार में काम करती हूँ, पर ये काम मैं अपनी इज्जत के साथ करती हूँ, अपने इज्जत को बेच करके नहीं। और आप भले ही चाहें अपनी बात को किसी भी तरीके से कहें, पर आप मुझसे मेरी इज्जत का सौदा ही कर रही हैं। खुल करके अपने पति के साथ सोने को ना बोल करके उनके नाम का सिंदूर भरवाने के बाद, अरे आप मुझे बताओ कि मेरी शादी आप अपने पति से करवा दोगे, फिर मैं उसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी और फिर एक औलाद पैदा करके आपको दे दूंगी। फिर आप और आपका पति और बच्चा सब साथ मिल करके रहोगे। उसके बाद मेरा क्या होगा? मुझसे कौन शादी करेगा दूसरी? और ये समाज मुझे क्या कहेगा? कहाँ जाऊंगी मैं? कौन अपनाएगा मुझे? मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि एक माँ के रूप में ठुकराई औरत होंगी जिसे ये समाज जीने नहीं देगा। आप बताओ तब मैं क्या करूंगी? तब मैं कहाँ जाऊंगी? बिजली की बात सुन करके बेला भी कुछ पल को खामोश हो गई, क्योंकि बेला भी जानती थी कि बिजली की हर एक बात सही है। बिजली ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों मेरे और बिल्लू के ऊपर इतना प्यार और पैसा लुटाती हैं। अरे हम गरीब हैं, पर इतने भी नहीं कि अपनी मर्यादा को भंग कर दें। मुझे लगा कि सच में मैं इस दुनिया के बारे में कितना गलत सोचती थी। इस दुनिया में इंसानियत है ही नहीं, पर आपने मेरी सोच बदली। लेकिन मैं सही थी, आपने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ में किया। आपको मुझसे बच्चा चाहिए था, इसलिए आपने मेरा और मेरे अपाहिज भाई के जज्बातों से खेला। अरे वो मेरा भाई नहीं है, मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है और आप उसके नाम का सहारा ले करके मुझे खरीदना चाहती हैं। अरे मेरे भाई को अगर आपके इस घिनौने काम के बारे में पता चल गया ना तो वो आपकी कभी सूरत भी नहीं देखेगा। आपको क्या लगा कि ये लोग गरीब हैं, असहाय हैं, इनके पास अपनी जरूरत पूरी करने का कोई साधन नहीं है, तो चलो इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। नहीं बेला दीदी, मैं ये पाप नहीं कर सकती। एक पति और पत्नी के बीच आने का पाप मैं नहीं कर सकती। और आपके पति, क्या वो जानते हैं इस बारे में? क्या उन्हें पता है जिस पत्नी को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ वो 7 जन्मों के वादे कर चुके हैं, वो पत्नी उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के मोह में बलि चढ़ाना चाहती है। वो अपने पति का सौदा करके खुद माँ बनना चाहती है। क्या आपके पति ये स्वीकार कर पाएंगे? आपके पति आपसे प्यार करते हुए मुझे अपनी दूसरी पत्नी अपना पाएंगे? क्या आपके साथ इतने साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो मुझे अपने करीब आने देंगे? क्या वो ऐसी औलाद को अपना पाएंगे? बिजली के एक के बाद एक ऐसे सवाल थे जिनमें से किसी का भी जवाब बेला के पास नहीं था और वो चुपचाप खड़ी थी। बेला की खामोशी से बिजली समझ गई थी कि बेला के पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए बिजली ने अपना बैग उठाया और वो वहां से चली गई। बिजली को जाता हुआ देख करके बेला को बहुत गुस्सा हुआ कि वो बिजली को जाने से रोक ले, पर बिजली के सवालों के जवाब बेला के पास नहीं थे, इसलिए वो बिजली को रोक नहीं पाई। बेला के घर से निकलने के बाद बिजली एक पार्क में बैठ गई और रोने लगी। उसे अपने और बेला के रिश्ते टूटने का बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि इस बेदर्द की दुनिया में एक बेला ही थी जिसके आने के बाद बिजली और बिल्लू की जिंदगी में खुशियां आ गई थी और वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। बेला बिल्कुल उनकी एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उनकी हर जरूरत को बिना कहे वो ध्यान रख रही थी। बिजली थोड़ी देर वहीं बैठी रही
रही और आंसू पोंछ करके अपने घर चली गई। बिजली के घर पहुंचते ही बिल्लू ने बिजली से बेला के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिसे सुन करके बिजली की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख करके बिल्लू को बहुत डर लगा और वो बार बार बिजली से उसके आंसू के पीछे की वजह पूछने लगा। अब बिजली के लिए भी बिल्लू से अपनी पीड़ा छिपा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बिल्लू ने बिजली से कहा कि दीदी, आप तो बेला दीदी से मिलने गई थी ना, फिर क्या हुआ है बेला दीदी को? वो क्यों अब हमसे मिलने नहीं आती? मासूम बिल्लू के सवाल सुन करके बिजली के आंखों में आंसू और भी ज्यादा आने लगे। पर बिल्लू इस उम्र में नहीं था कि बिजली उसको असली वजह बता सके। इसलिए बिजली ने बिल्लू से कहा कि वो बेला दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आई हैं और अब उनके पति का ट्रांसफर भी हो गया है, इसलिए वो अब दूसरे शहर में चली जाएंगी, तो हम अब बेला दीदी से नहीं मिल पाएंगे। ये सुन करके बिल्लू ने हैरानी से पूछा कि क्या अब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे? बिजली ने अपना मुंह बिल्लू से दूसरी तरफ फेर लिया और कहा कि हाँ, अब उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। बिल्लू ने फिर कहा कि क्या वो हमसे आखिरी बार भी मिलने नहीं आएंगी? बिजली के लिए अब बिल्लू के सवालों के जवाब देना बहुत कठिन हो रहा था, पर बिल्लू को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो बिल्लू को बिजली की बात पर शक हो जाता और बिल्लू इस सच को अपना नहीं पाता और फिर पता ही नहीं क्या से क्या हो जाता। बिजली ने कहा कि बिल्लू, बेला दीदी की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ सकती और फिर बेला दीदी बहुत बड़े परिवार से हैं, इसलिए हमारा वहाँ बार बार जाना सही नहीं होगा। इसलिए हम बेला दीदी को बिना मिले ही जाने देते हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जहाँ रहे खुश रहे। बिजली की बात सुन करके बिल्लू को भी बहुत बुरा लगा और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देख करके बिजली को बहुत बुरा लगा कि वक्त भी लोगों के कैसे कैसे रंग दिखाता है। जिनके बारे में कभी सोचा भी ना हो, वो तक अपना असली रंग दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। इधर बेला बिजली के चले जाने के बाद एक बार फिर टूट करके बिखर गई और अब उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बेला को लगा कि जैसे एक बार फिर सब कुछ खत्म हो गया और अब उसकी जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं बचा। बेला चुपचाप सोफे में बैठ करके आंसू बहाती रही और खुद को कोसती रही। थोड़ी देर बाद बादल घर पहुंचा तो उसने देखा कि बेला पूरे घर में अंधेरा करके बैठी हुई है। ये देख करके बादल बहुत घबरा गया कि कहीं बेला ने फिर तो कुछ नहीं कर लिया और वो भाग करके बेला के पास गया। बेला को जिंदा देख करके बादल की जान में जान आई, पर अब उसने बेला के माथे की चोट देखी तो वो बहुत घबरा गया। उसने बेला से पूछा कि उसे ये चोट कैसे लगी, तो बेला ने कह दिया कि बाथरूम में पैर फिसल गया और वो गिर गई तो दीवार का कोना उसके माथे में लग गया। बादल ने कहा कि तो ये दवाई पट्टी किसने की, कोई आया था क्या यहाँ? बादल के सवाल सुन करके बेला थोड़ा घबरा गई और उसने बादल से कहा कि नहीं नहीं, कोई तो नहीं आया था यहाँ, ये दवाई पट्टी मैंने खुद से की है। बेला को घबरा करके जवाब देता हुआ देख करके बादल को थोड़ा अजीब लगा, पर बेला की हालत बादल को कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बादल ने बेला से कोई और सवाल नहीं किया। बादल को बेला पर शक ना हो इसलिए वो बादल के सामने नॉर्मल बर्ताव करने लगी। अगले दिन बेला ने बिजली के नंबर पर फोन किया तो बिजली ने बेला को फोन काट दिया। ये देख करके बेला को लगा कि बिजली उससे अभी भी नाराज है, इसलिए उसने बिजली को 2 से 3 बार फोन किया तो बिजली ने अपना फोन ही बंद कर दिया। बिजली के इस बर्ताव से बेला समझ गई कि अब शायद बिजली उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए बेला ने भी अब बिजली को फोन करना बंद कर दिया। बिजली को देख करके बेला को अपने माँ बनने की एक उम्मीद दिखी थी, जिसकी वजह से वो अपना बीता हुआ कल भुला करके बस अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगी थी। पर बिजली के ना बोलते ही बेला की जिंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन अचानक ही बेला के फोन पर एक नए नंबर से कॉल आया।
नया नंबर देख करके पहले तो बेला ने वो कॉल नहीं उठाया, पर जब बार बार उसी नंबर से बेला को नॉन स्टॉप कॉल आने लगा तब बेला ने कॉल उठाया तो सामने से बिजली की आवाज़ आई और वो बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में बेला से बोली कि दीदी आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। ओ बिल्लू। बिल्लू का नाम सुन करके बेला भी बहुत घबरा गई और उसने बिजली से तुरंत पूछा कि क्या हुआ बिल्लू को। बिजली बहुत घबराई हुई थी। उसने बेला से कहा कि आप बस जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। बेला ने बिजली से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहां आती हूँ, तुम बस अपना और बिल्लू का ध्यान रखो। बेला जल्दी बेला जल्दी ही तैयार हुई और अपने साथ उसने कुछ कैश लिया और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बेला को अजीब अजीब ख्याल आने लगे और वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में बेला हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने बिजली को कॉल करके बिल्लू का रूम नंबर पूछा और तुरंत वहां पर पहुंच गई। बेला को अपने सामने देख करके बिजली को बड़ी राहत मिली और बेला के गले से लग करके वो जोर जोर से रोने लगी। बिजली को ऐसा रोता देख करके बेला भी बहुत घबरा गई। उसने बिजली से कहा कि बिजली, मेरा मन बहुत बैठा जा रहा है, तुम मुझे जल्दी बताओ कि बिल्लू को क्या हुआ है। तब बिजली ने बताया कि मैं जब आज काम करके सुबह घर लौटी तो मैंने देखा कि बिल्लू जमीन पर गिर पड़ा है और उसके पैर से बहुत खून बह रहा था और वो बेहोश था। मैंने जब मदद के लिए आवाज लगाई तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया, पर मुझे कल्लू ने बताया कि वो बाहर खेल रहा था, तभी उसे बिल्लू के जोर से चीखने की आवाज आई। तो कल्लू ने बिल्लू को आवाज दे करके पूछा कि क्या हुआ। तो बिल्लू ने बहुत ही घबराती आवाज में कल्लू से बोला कि घर में बहुत बड़ा काला सांप घुस गया है। ये सुन करके बिल्लू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बिल्लू मेरे जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था क्योंकि उसे अकेले में डर लगता था। और आज भी दरवाजा बंद था और मेरा भाई अपाहिज होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाया। और फिर बिजली इतना बोल करके रोने लगी। तभी बेला ने कहा कि तो फिर क्या बिल्लू को सांप ने काट लिया। बिजली ने कहा कि पता नहीं मुझे, मैं बस जैसे ही बिल्लू को देखी उसे ले करके तुरंत यहाँ आ गई और मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। बेला ने बिजली के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं, अपने ही बुरे वक्त में काम आते हैं, तुम परेशान मत हो, बिल्लू को कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बिल्लू का चेकअप करके बाहर आया और उसने बिजली से कहा कि आपके भाई को बहुत गहरी चोट आई है पैर में और उसे सांप ने नहीं काटा है, पर शायद उससे बचने के चक्कर में ये फर्श पर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इसके पैर पर बहुत बुरी तरह से घाव लग गए हैं। आप इसे अभी ले करके नहीं जा सकती हैं, इसे अभी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि जब से आपके भाई का पैर काटा गया है तो उसके ढंग से दवाई या फिर सुरक्षा नहीं की गई है, जिसकी वजह से उसके पैरों में लगी चोटें ये साफ साफ बता रही हैं कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है। और अब अगर उन्हें कैसे भी चोट लगी तो फिर बिल्लू की जान भी खतरे में पड़। डॉक्टर की बात सुन करके बिजली बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि तो क्या अब मेरा भाई कभी ठीक नहीं हो सकता। तब डॉक्टर ने कहा कि वैसे मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ, पर मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको सही राय दूंगा कि आजकल ऐसे लोगों का इलाज करके उन्हें आर्टिफिशियल पैर लगा दिए जाते हैं, जिससे वो चलने में भी सक्षम होते हैं और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती, पर ये इलाज बहुत महंगा होता है। पर अगर आप अपने भाई की जान बचाना चाहती हैं तो आपको ये इलाज करवाना ही होगा, वरना ऐसे में आपके भाई को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर इतना कह करके वहां से चला गया और बिजली डॉक्टर की बात सुन करके बस रोती रही। बेला को ये सब सुन करके बहुत दुख हो रहा था और वो अब बिजली की मदद करना भी चाहती थी, इसलिए उसने उस वक्त बिजली से कुछ नहीं कहा और उससे थोड़ा दूर जा करके इधर उधर सबको कॉल करके पैसे का इंतजाम करने लगी। शाम होने चली थी पर अभी भी बिल्लू को होश नहीं आया था और बिजली अभी भी बस यही सोच रही थी कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक से डॉक्टर बिजली के पास आया एक फार्म लेकर के।
बिजली वो फार्म देख करके बहुत घबरा गई। तब डॉक्टर ने कहा कि आपके भाई के ऑपरेशन की फीस जमा हो गई है, इसलिए अब हम उसका इलाज शुरू कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन होने के पहले की कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसे आपको पूरा करना होगा। ऑपरेशन की फीस जमा हो गई है और अब उसके भाई का इलाज होने वाला है। ये सुन करके बिजली को समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे बेला का हाथ है। उसने डॉक्टर के फॉर्म में तुरंत साइन किया और बेला को ढूंढने लगी। बेला बाहर से बिजली और अपने खाने के लिए कुछ लेने चली गई और वो जैसे ही हॉस्पिटल में आई तो बिजली ने उसे जोर से गले लगा लिया। बेला भी बिजली का ये बर्ताव देख करके समझ गई कि शायद डॉक्टर ने उसे बिल्लू के इलाज के बारे में बता दिया है और इसी वजह से ये इतनी खुश है। बेला ने बिजली से कहा कि तुम परेशान मत हो, बिल्लू जल्द ही ठीक हो जाएगा और अब तो वो अपने पैरों में भी खड़ा हो जाएगा। चलो अब रोना धोना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ, चलो अब इसे खा लो। बेला को अपने और बिल्लू के लिए इतना कुछ करता हुआ देख करके बिजली को बहुत दुख होने लगा कि उस दिन जब बेला ने बिजली से कुछ मांगा था तब बिजली ने उसे साफ मना कर दिया था और उसे धक्का भी दे दिया था। पर आज मेरे एक कॉल पर वो भागी भागी चली आई और बिल्लू का इलाज भी करवाया। बिल्लू का ऑपरेशन अब चालू हो गया था और अब रात के 8 बज रहे थे। तभी बेला के फोन पर बादल का कॉल आया। बादल ने बेला से पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। तो बेला ने बादल से झूठ कह दिया कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो अभी उसके पास है और उसे घर आने में लेट हो जाएगा या फिर वो कल सुबह तक आएगी, इसलिए बादल बाहर से खाना ऑर्डर करके खा ले। बादल ने भी फिर बेला से कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। पर बिजली को ये देख करके बहुत बुरा लगा और वो बेला के पास आई और उसने बेला से कहा कि दीदी अब आप घर जाइए, आपके पति को अब आपकी ज़रूरत है। वैसे भी आपने मेरे और बिल्लू के लिए बहुत किया है, अब आप अपनी गृहस्थी भी देखिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई दिक्कत हो। तब बेला ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो ये तुम्हारी सोच है बिजली कि तुम मुझे खुद और बिल्लू से पराया समझती हो, वरना बिल्लू जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी। और बात रही कि तुम्हारी वजह से मेरे पति और मेरे बीच में दिक्कत आने की, तो वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारी गृहस्थी संवर सकती है, बिगड़ नहीं सकती। और जब तक मैं बिल्लू को अपनी आंखों से देख नहीं लेती, उससे बात नहीं कर लेती, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलने वाली। बेला की बात सुन करके बिजली ने अपना सर नीचे कर लिया और चुपचाप जा करके टेबल पर बैठ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आ करके बिजली को बताया कि बिल्लू का ऑपरेशन कामयाब रहा और अब वो ठीक है, कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा और आप लोग उससे मिल सकते हैं। ये सुन करके तो बिजली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बिल्लू के होश में आने के इंतजार में बिजली और बेला दोनों की ही नींद लग गई और उनकी नींद तब खुली जब एक नर्स बिजली और बेला दोनों को ही आवाज दे रही थी। अचानक ही दोनों की नींद टूटी तो दोनों ने देखा कि नर्स उन्हें बता रही थी कि बिल्लू को होश आ गया है। इतना सुनते ही दोनों एकदम से बिल्लू की तरफ दौड़ पड़ी और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बिल्लू एक प्यारी सी इस्माइल के साथ उनकी तरफ देख रहा था। ये देख करके बिजली ने बिल्लू को सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी, पर बिल्लू का ध्यान तो सिर्फ बेला के ऊपर था। वो बिजली से ज्यादा बेला को देख करके खुश था और उसने कहा कि मुझे पता था बेला दीदी कि आप चाहे जहां भी हो, आपको जब मेरे बारे में पता चलेगा तो आप जरूर मेरे पास आएंगी। बिल्लू की बात सुन करके बेला ने कहा कि मैं कहाँ जाने वाली थी। तब बिल्लू ने कहा कि मुझे बेला दीदी ने बताया जब वो उस दिन आपसे मिल करके आई थी कि आपके पति का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर, इसलिए अब आप हम दोनों से मिलने कभी नहीं आएंगी। ये सुन करके बेला ने बिजली की तरफ देखा और बिजली ने अपनी नजरें झुका ली। तब बेला बिल्लू के पास गई और उसने कहा कि तुम ऐसा कभी मत सोचना बिल्लू कि तुम्हारी बेला दीदी तुम्हें छोड़ करके कभी दूर जाएंगी। बस तुम एक बार मुझे आवाज देना, मैं हर बार ऐसे ही भाग करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
बिल्लू ये सुन करके बहुत खुश हो गया और वो बेला के गले लग गया। फिर बेला ने बिल्लू से कहा कि अब तुम्हारे पैर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, इसलिए अब तुम अपनी जिंदगी जीना और कुछ बन करके दिखाना। बिल्लू ने कहा कि मुझे पता है बेला दीदी, ये भी आपने ही मेरे लिए किया है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये भाई जब तक जिंदा है आपसे अपना रिश्ता कभी खत्म नहीं होने देगा, आप चाहें तो भी नहीं। उसकी बात सुन करके बेला की आंखों में भी आंसू आ गए। बेला को अब घर जाने के लिए देर हो रही थी, क्योंकि बेला कल शाम से ही बिजली के पास थी और अब बादल को आज ऑफिस भी जाना था। इसलिए बेला ने बिल्लू से कहा कि मुझे अब जाना होगा, घर पर मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं वक्त निकाल करके तुमसे मिलने जरूर आऊंगी बिल्लू। इतना कह करके बेला वहां से चली गई। जैसे ही बेला बिल्लू के कमरे से बाहर निकली, वैसे ही बिजली ने बेला का हाथ पकड़ करके उसे रोक लिया। बेला ने बिजली से कहा कि क्या हुआ बिजली, तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? तब बिजली ने बेला से कहा कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके पति से शादी करके आपको माँ बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन करके बेला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और उसने हैरानी से बिजली से पूछा कि क्या सच में बिजली तुम मेरे लिए ये करना चाहती हो? बिजली ने कहा कि हाँ दीदी, मैं आपके लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, आप बस अब शादी की तैयारी करिए। बेला ने कहा कि तुम नहीं जानती बिजली कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, या फिर ऐसा कहूँ कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इसका कर्ज तो शायद मैं अगले 7 जन्मों तक ना चुका पाऊँ। अच्छा बिजली, मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में आ करके बात करती हूँ। इतना कह करके बेला खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर में बेला घर भी पहुंच गई, पर घर पहुंचते ही अब बेला को इस बात की चिंता हो गई कि उसने बिजली को तो मना लिया, पर वो इस शादी के लिए बादल को कैसे मनाएगी, क्योंकि बादल के अंदर पिता बनने की चाह तो है पर जुनून नहीं है। और जब तक किसी के अंदर किसी काम को लेकर के जुनून नहीं होता है, तब तक वो काम करने के लिए तैयार भी नहीं होता। बादल पिता तो बनना चाहता है, पर मेरे बच्चे का, बिजली के बच्चे का पिता बनना क्या उसे मंजूर होगा? बेला की एक समस्या तो सॉल्व हो गई थी, पर अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, और वो थी कि बादल को कैसे बिजली से शादी करने के लिए मनाया जाए। बेला जैसे ही घर पहुंची तो बादल अपने लिए चाय बना रहा था, और उसने जैसे ही बेला को देखा तो वो चाय का एक और कप ले करके बेला के पास गया और उससे उसकी सहेली की हालत के बारे में पूछने लगा। बेला ने भी कहा कि हाँ वो अब ठीक है, पर बादल था कि एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। अब बेला ने सच बोला हो तो उसके पास बादल के सवाल के सारे जवाब हों, पर बेला ने बिजली की हकीकत छिपाने के लिए बादल से झूठ बोला था। इसलिए एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, और फिर दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ। अब और झूठ बोलना बेला के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए बेला ने बादल से कहा कि वो बहुत थक गई है और वो आराम करना चाहती है। बादल ने भी बेला को आराम करने के लिए कहा। बेला थोड़ी देर तक तो बिस्तर पर लेट करके यही सोचती रही कि आखिर वो बादल से कैसे बात करे इस बारे में, और तभी अचानक से बादल की जोर जोर से आवाज़ बेला के कानों में सुनाई पड़ी। बेला भाग करके बाहर हाल में आई तो उसने देखा कि बादल किसी को फोन पर बहुत चिल्ला रहा था। बादल का ऐसा बर्ताव देख करके बेला भी बहुत घबरा गई कि आखिर ऐसा कौन है फोन पर जिस पर बादल इतना नाराज हो रहा है। जैसे ही बादल की नज़र बेला पर गई तो उसने फोन काट दिया और सोफे पे जा करके बैठ गया। तभी बेला बादल के पास गई और उसने बादल को पानी का एक गिलास दिया और इन सब के बारे में पूछा। तब बादल ने कहा कि कुछ नहीं बेला, बस ऑफिस में कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने परेशान होकर के ऐसे बात कर ली। बेला बादल से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बेला के घर की घंटी बजी। बेला ने जा करके घर का मुख्य द्वार खोला तो एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये देख करके बेला को बहुत अजीब लगा और उसने उस औरत से पूछा कि जी आप कौन हैं? उस औरत ने बेला से बड़े ही रूखे बर्ताव से कहा कि तुम्हारा पति
कहाँ है। एक बार मैं उसके सामने आ जाऊं तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर मैं हूं कौन, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे पति के लिए भी। उस औरत की बात सुन करके बेला बहुत हैरान हो गई और तभी उसने बादल को आवाज दी। बेला ने उस औरत को घर के अंदर और दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि उस औरत के बर्ताव से बेला समझ गई थी कि बात बहुत गहरी है। बादल के उस औरत को देखते ही कहा कि तुम यहाँ। बेला को ये देख करके बड़ी हैरानी हुई कि बादल उस औरत को जानता था, इसलिए बेला ने तुरंत बादल से पूछा कि तुम उसे जानते हो। बादल कुछ कहता कि तभी उस औरत ने कहा कि हाँ, ये मुझे सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इनके ही ऑफिस में इनके साथ ही काम करती हूँ। क्यों, है ना बादल डार्लिंग। उस औरत के इतना बोलते ही बेला के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बड़ी हैरानी से बादल की तरफ देखने लगी। बेला के ऐसे देखते ही बादल बहुत घबरा गया और उसने उस औरत पर चीखना शुरू कर दिया कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मेरे घर पर आ करके मेरी पत्नी के सामने तुम फालतू बातें मत करो। तुम सिर्फ मेरे साथ काम करती हो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तभी उस औरत ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम अभी रुको, हमारी मोहब्बत के सबूत हैं मेरे पास और अभी मैं तुम्हारी पत्नी को दिखाती हूँ। इतना कह करके उस औरत ने अपना फोन निकाला और बेला की तरफ आगे कर दिया। उस फोन में बादल और उस औरत की बहुत सी तस्वीरें थी, जिसमें किसी में वो दोनों के साथ में घूम रहे थे तो किसी में होटल में खाना खा रहे थे तो किसी में बादल ने उस औरत को किस किया था तो कुछ तस्वीर उन दोनों के साथ सोने की थे। ये सब देख करके बेला की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने वो फोन बादल की तरफ बढ़ा दिया। बादल भी इन तस्वीरों को देख करके एकदम चुप हो गया और वो पास रखी कुर्सी पर बैठ करके आंसू बहाने लगा। तभी उस औरत ने बेला की तरफ देख करके कहा कि देख लिया, ये है तुम्हारे पति की असलियत। अरे सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनकी पत्नी चाहे विश्व सुंदरी ही क्यों ना हो, पर ये मर्द जात कुत्ते की तरह इधर उधर डूठन चाटते ही रहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत बता रही हूँ कि ये तुम्हारा तो क्या किसी का भी सगा नहीं है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तभी बेला ने कहा कि तुम्हारे लिए। बेला की बात सुन करके वो औरत बहुत हैरान हो गई और उसने कहा कि तुम्हारा मतलब। तब बेला ने कहा कि जब तुमने मेरे पति की असलियत मुझे बता दी है तो तुम्हारा काम तो खत्म ना। अब ये मेरा पर्सनल फैसला होगा कि मुझे अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है। तुमने अपना काम किया और अब बात खत्म। तब उस औरत ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो ना। अरे तुम्हारा पति ने तुम्हें धोखा दिया मेरे साथ सो करके, और तुम हो कि अपने पति को थप्पड़ मारने की जगह पर मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही हो। तब बेला ने गुस्से से उस औरत की तरफ देख करके कहा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है तो तुमको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है। मैं अपने पति को थप्पड़ मारूं या चप्पल मारूं, उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हारे सामने क्यों करूं। मेरे पति के धोखा देने के बाद भी मैं और वो पति पत्नी हैं और तुम बाहर वाले, तो फिर हम अपना निजी मामला किसी बाहर वाले के सामने क्यों डिस्कस करें। और फिर मेरा पति इतना ही बुरा है तो किसी के लायक नहीं है तो तुम क्यों उसके साथ सो करके अपनी अहमियत गंवा दी। अरे तुम क्यों ये जानते हुए कि मर्द जात कुत्ते की तरह जूठन खाने की फितरत में रहता है तो तुमने उस कुत्ते को मुंह ही क्यों लगाया। अरे जब तुम जैसे औरतें सब कुछ जानने के बाद एक मर्द को मौका दोगे तो मर्द तो मौके का फायदा उठाएगा ही ना। अरे मैं भी एक औरत हूँ, पर मेरा तो किसी के पति के साथ कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सीमा पता है और तुम्हें नहीं। सच तो ये है कि तुम्हें मेरे पति से ज्यादा कुतिया बनने का शौक था, इसलिए तुम अब अपना फोन लो और दफा हो जाओ मेरे घर से। इतना कह करके बेला ने उस औरत का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। बेला ने बादल से एक शब्द भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने कमरे में जा करके बैठ गए। बादल को ये देख करके बहुत अजीब लगा कि बेला ने दूसरी पत्नियों की तरह उस औरत की बात को सुन करके मुझसे सवाल नहीं किया, उल्टा उस औरत को ही घर से निकाल दिया। क्या बेला अब मुझे छोड़ करके चली जाएगी? क्या ये सच जानने के बाद उसका प्यार मेरे लिए खत्म हो गया? क्या बेला अब मुझे कभी माफ नहीं करेगी? बेला ने जो भी किया उसे देख करके बादल बहुत हैरान था।
और बेला की आंखों से गिरते आंसू इस बात का सबूत दे रहे थे कि बादल इस हरकत से बेला अंदर तक टूट करके बिखर चुकी है। बादल बेला को खोना नहीं चाहता था और फिर बेला ने जैसे एक पत्नी की तरह अपने पति का साथ दिया उसके साथ, तो बादल बेला के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। बादल बेला के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ करके उसकी गोद में अपना सर रख लिया। उसने बेला से कहा कि मान गया बेला कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार औरत हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब जानने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा मन जोर जोर से चीखने का कर रहा है, पर फिर भी तुमने उस औरत के सामने मेरी इज्जत रख ली और तुम्हारी इसी समझदारी से मैं बिल्कुल पानी पानी हो गया हूँ। वैसे तो उस औरत ने सच बताने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, पर फिर भी मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गिरा हुआ समझो, या मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कदम बस अपनी जिंदगी से परेशान होकर के उठाया था। बाकी प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ बेला, ही मेरे लिए पूरी पूरी दुनिया हो। ये बात तब की है जब तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तुम जिंदगी जीना ही भूल गई थी। उस वक्त मैं तुम्हें ले करके बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लगता था और मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन मेरा और मेरे बॉस का बहुत झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। ये सब देख करके मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने बार में जा करके बहुत दारू पी ली थी। शायद इतनी ज्यादा मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। गुस्सा, दर्द और इंसल्ट, इन सब में मैं इतना थक गया था कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि तुम इस हालत में नहीं थी कि मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सको, पर हर रोज जब मैं ऑफिस से थक करके घर आता था तो मुझे रिलैक्स होने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी। पर तुम थी कि इसलिए उस दिन जब मैंने दारू पी तब मुझे वहां पर कृति मिली और उसने मुझे सहारा दिया और अपनी गाड़ी में बिठा करके अपने घर ले गई। मैंने उसे कहा कि वो मुझे मेरे घर छोड़ दे, पर तुम मेरा यकीन नहीं करोगी बेला कि उसने मुझे सामने से इनवाइट किया कि मैं उसके साथ ये सब करूं। उसने खुद ही मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और मेरे साथ खेलने लगी। मन और तन का ऐसा सुकून मिला कि उसके इस व्यवहार से कि मैंने अपनी सीमा लांघ दी और मैं उसके हम बिस्तर हो गया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे होश आया कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और मैं जल्दी ही अपने कपड़े पहन करके उसके घर से निकलने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैंने उसे समझाया कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, वो तो बस कल पता नहीं कैसे मुझसे ये सब हो गया। तब कृति ने कहा कि वो मुझ पर अपनी ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही फिदा थी और वो मेरी शादी के बारे में जानने के बाद भी मेरे साथ अफेयर रखना चाहती थी, पर वो तो मैं ही था जो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए कल जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये सब के लिए खुद कृति ने ही मुझसे मजबूर किया था। और फिर कृति ने मुझे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसने कहा कि क्या मुझे ये सब करके मजा नहीं आया, क्या मेरा जिस जो इतने दिनों से तड़प रहा था उसकी प्यास नहीं बुझी, क्या मैं जो खुद को इतना भारी महसूस कर रहा था उसके साथ सोने के बाद अब वो खुद को हल्का महसूस नहीं कर रहा, क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, और फिर ये सब पार्ट टाइम के लिए है और कुछ भी नहीं। पता नहीं उसकी बातों से मुझे पर कैसा जादू हुआ कि मैंने भी खुद को समझा करके एक बार फिर उसी के साथ संबंध बना लिया और फिर ये सब हर रोज ही होने लगा। पर मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ कि बेला कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, और उस वक्त भी मैंने जो किया था बस अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। बाकी मेरे दिल में उसका ख्याल एक पल को भी नहीं आया। फिर जब तुम ठीक होने लगी और हमारे रिश्ते फिर से सुलझने लगे तो मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट गया और मैंने कृति को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तब कृति को ये सब देख करके बहुत गुस्सा आने लगा और उसने मुझे धमकाना शुरू किया कि अगर मैंने उसके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखा तो वो तुम्हें
आ करके सारा सच बता देगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मुझे बार बार खुद के साथ रिश्ता रखने के लिए फोर्स किया। पर मेरा मन तुम्हारे ठीक होने के बाद इस काम को करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने आज उसे फ़ोन करके साफ साफ मना कर दिया। तो उसने मुझे धमकी दी कि वो तुम्हें सब बता देगी। तो मैंने भी कहा कि उसे जो करना है कर ले, पर मैं अब और ये पाप नहीं कर सकता। और फिर जो हुआ वो सब तुम्हारे सामने है। बेला ने बादल को सिर अपनी गोंद से हटाया और कमरे के बाहर जाने लगी। तभी बादल ने बेला का हाथ पकड़ा और कहा कि कुछ तो बोलो बेला। तभी बेला ने बादल का हाथ छुड़ाया और बादल पर हाथ उठाया ही था कि उसने अपने हाथ को रोक लिया। तब बादल ने कहा कि खुद को रोको मत बेला। अगर मुझे मारने से तुम्हें सुकून मिलता है तो लो, मुझे मारो, जितना मारना चाहती हो उतना मार लो, पर मुझसे बात करो, ऐसे मत करो। बेला ने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखने का मन नहीं कर रहा है और तुम बात करने की बात कर रहे हो। मुझे इस बात से इतनी तकलीफ नहीं हुई कि तुम एक दूसरी औरत के साथ सो गए, जितनी इस बात से कि तुम मेरे वजह से उसके साथ सोने गए। अरे तुमने अगर मुझसे आकर के इतना ही कह दिया होता कि तुम बहुत परेशान हो गए हो या फिर तुम्हारी जरूरत थी, तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती। पर तुमने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाई तो तुम्हें किसी और के साथ सोना पड़ गया। तुम उस औरत की खूबसूरती में नहीं पिघल कर गए, बल्कि वो औरत जादू टोना करती है, तो तुम उसकी बातों में आ गए। अरे तुम किसी दूसरी औरत के साथ रह करके तो तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुमने दारू इतनी पी ली थी कि तुम्हें बाहर वाली और घर वाली में कोई फर्क ही समझ नहीं आया। वैसे पीने के बाद सब सही से किया होगा ना, कि उसने भी तुम्हारे दारू की ही गलती है। यार तुम मर्द मुझे समझ ही नहीं आते, एक तो गलती करते हो, ऊपर से उसे छिपाने की कोशिश करते हो। फिर जब वो गलती सामने आ जाती है तो उस गलती को अपनाने की जगह तुम उल्टा हम औरतों का ही दोष देते हो कि हमने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम जा करके दूसरी औरत के साथ सो जाओ। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।